नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि रसायन शास्त्र से है। इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दोस्तों, जिसमें रसायन शास्त्र से धातु, धातु कर्म और अधातु से संबंधित प्रश्न है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन का वीडियो है वो मिलता रहे। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं और इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में निम्नलिखित गैसों में से किस गैस की मात्रा दूसरों से अधिक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन दिया है उसके आधार पर आपको बताना है कि कौन सा जो गैस है जिसका वायुमंडल में मात्रा है वो ज्यादा है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्गन एक ऐसा गैस है जो अन्य गैसों से ज्यादा होता है। वैसे तो प्रकृति में जो अपन नाइट्रोजन है उनका प्रतिशत होता है 78% है, वायुमंडल में ये इनकी मात्रा है। साथ में दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन जो 20.95% इसकी मात्रा है वायुमंडल में। साथ में अगर कार्बन की बात करें, यहाँ पर जो कार्बन है उनकी बात करें तो ये होता है 0.03% है, वायुमंडल में पाया जाता है। आर्गन है वो 0.93% है, 93% है वो पाया जाता है। साथ में आपका जो हीलियम है ये रहता है आपका 0.0005% है, ये पाया जाता है। और आपका हाइड्रोजन है ये 0.00005% है, पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए दोस्तों उसके आधार पर जो आपका ऑर्गन है वो सबसे ज्यादा है वो पाया जाता है। इसको CG व्यापम में पूछा गया था, असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम हुआ था 2013 में उसमें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस खनिज को कंक्रीट बनाने में प्रयोग किया जाता है और पॉलिश कर दिए जाने के बाद काले ग्रेनाइट के नाम से जाना जाता है? जेलेना, फेंडस्पार, गैब्रो, जेनेसिस या फिर कोगलोमरेट। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी है, वो बिल्कुल सही जगह। गैब्रो एक प्रकार से ऐसा ग्रेनाइट है दोस्तों जिसको जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपको, यहाँ पर सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया है, उसमें आपको मिलान करना है। सूची 1 में दिए गए महत्वपूर्ण लौह अयस्कों का मिलान सूची 2 में दिए गए उनसे संबंधित अभिलक्षणों से करना है। तो यहाँ पर देखिए जो सूची 1 दिया है उसमें देखिए यहाँ पर नाम दिया गया, लौह अयस्क का नाम है और यहाँ पर उसकी जो प्रतिशत मात्रा है उसको आपको यहाँ पर है वो मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट दिया है, तो उसको और सिडेराइट दिया है। तो ये कितना कितना प्रतिशत है वो प्रकृति में पाया जाता है उसको आपको बताना है। तो मैग्नेटाइट है दोस्तों ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर लौह की मात्रा 55% से 72% तक रहता है और इसका रंग है होता है वो काला होता है। उसके बाद आपका जो हेमेटाइट है दोस्तों इसमें जो लौह अयस्क की मात्रा है वो 50% से 70% तक रहता है और रंग होता है थोड़ा रंग है उसमें लालपन है इसमें दिखाई देता है ना। तो यहाँ पर पहला का आपका ये है, दूसरा का ये हो जाएगा। उसके बाद जो लिमोनाइट है दोस्तों, यहाँ पर तो लिमोनाइट है उसका जो आ जाएगा लौह अयस्क की मात्रा अधिकतम 50% होती है और रंग इसका भूरा होता है। आपका सिडेराइट है ये आपका ऑप्शन अब में आ जाएगा, लौह की मात्रा 45% से कम और रंग है वो भूरा होता है ना। तो ये आपको इसको मिलान करना है। ऐसे ये इस प्रश्न को पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर CGPSC के द्वारा 2014 में और 2019 में, ये 2 बार आया है, 2014 और 2019 में CGPSC के द्वारा इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड लोकप्रिय रूप से निम्नलिखित रूप से जाना जाता है? अश्रु गैस के रूप में, तीक्ष्ण गैस के रूप में, शोध गैस के रूप में, हंसाने वाले गैस या फिर अनॉक्सीकारक गैस के रूप में। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो आपको ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। हंसाने वाले गैस के रूप में हम नाइट्रस ऑक्साइड है उसको जानते हैं, एंटो है ना, ये है आपको जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या जब हवा में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा नहीं करता है? बायोमास, एथेनॉल, पानी, हाइड्रोजन या फिर सल्फर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइड्रोजन को हम अगर जलाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज नहीं करता है ना। बाकी अगर एथेनॉल को जलाते हैं तो वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। बायोमास को भी जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है।
पानी से, और यहाँ पर सल्फर है उसको भी डलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बनता है। और यहाँ पर पानी को भी अगर जलता है दोस्तों, उसको अगर भाप में के रूप में चेंज होता है तो वहां पर भी ये मिलने की चांसेस रहते हैं। लेकिन हाइड्रोजन को जलाते थे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो बिल्कुल नहीं पैदा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा तत्व सारे कार्बनिक अणुओं में होता है? हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, सिर्फ हाइड्रोजन या फिर सिर्फ ऑक्सीजन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी कौन सा तत्व है जिसमें कार्बनिक अणु होते हैं? तो उसमें हाइड्रोजन है और आपका कार्बन है, इसमें आपका कार्बनिक अणु है वो होता है, और है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है? एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या फिर टिन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रोमियम है जो क्या है, धब्बा रहित लोहा बनाने में काम आता है। इसको सीजीपीएससी के द्वारा पूछा था, डिस्ट्रिक्ट जेल सुप्रिटेंडेंट का एग्जाम हुआ था 2008 में तब। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ ऊष्मा का अच्छा सुचालक है? बेंजीन, ईथर, पारा या फिर जल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो तरल पदार्थ का ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है वो पारा होता है। ये सामान्य अवस्था दोस्तों जो 24 डिग्री टेम्परेचर है, सेंटीग्रेड तापमान जो जिसको कमरे का ताप बोला जाता है, उसमें भी ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गैसों में से किसका घनत्व सबसे कम होता है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हीलियम का या फिर हाइड्रोजन का? तो यहाँ पर जो सबसे कम घनत्व वाला होता है दोस्तों आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन है। इनका जो है वो घनत्व है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो 0.089% किलोग्राम मीटर क्यूब में है ये रहता है, और साथ में आपका हीलियम का रहता है दोस्तों, ये है आपका 0.17% रहता है। तो ये हीलियम से कम है, इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन है उसको लिया गया, बाकी ऑक्सीजन और इनका तो बहुत ज्यादा रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आग बुझाने वाले गैस है क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो आग है उसको बुझाने वाला जो गैस है दोस्तों वो आपको ऑप्शन डी बिल्कुल से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निकल लौह मिश्र धातु को क्या बोला जाता है? यहाँ पर जो निकल है उसको लौह मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? पीतल बोला जाता है, इनवार बोलता है, फिर ब्रोंज या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है, इनवार है उसको, निकल और लौह के जो मिश्र धातु है उसको इनवार है वो कहा जाता है। इसको सीजीवीएफएम के द्वारा आरआई का एग्जाम है तो उसमें लिया गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कैसेटेराइट किस धातु का अयस्क जो मुख्यतः इस राज्य में पाया जाता है? मैग्नीज का, आयरन का, यूरेनियम या फिर टिन? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टिन। टिन है वो कैसेट्राइट है वो इसमें प्रमुख धातु है, वो अयस्क के रूप में यहाँ पर है वो रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बची रहती है क्योंकि इस पर निम्नलिखित की परत विद्यमान रहती है? क्रोमियम, जिंक, शीशा या फिर टिन? यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, बिल्कुल से हो जाएगा, जिंक। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? फॉसिल्स, फंजाई, भारी जल या फिर शुष्क बर्फ? तो यहाँ पर जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। इसको सीजीपीएससी में एसीएफ रेंजर के एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है, और साथ में आपका जो 2008 में हुआ था उसमें इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जल गैस क्या है? CO+H2, CO+H2O, CO2+H2 या फिर CO2+H2O या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो जल गैस है दोस्तों वो क्या होता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, CO+H2 है वो जल गैस होता है, क्योंकि जो तप्त लोहा है दोस्तों उसमें अगर हम वायु और भाप को प्रवाहित करते हैं तो वो जल गैस है वो बनता है, और इसका फॉर्मूला होता है CO+H2, इससे मिलकर बनता है। सीजीपीएससी की तरफ इसको पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संक्षारण के उदाहरण है? सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, तांबे पर हरे रंग की परत बनना,
लोहे पर भूरे रंग की परत बने, या फिर उपयुक्त तीनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर संक्षारण के उदाहरण क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर उपयुक्त तीनों है। यहाँ पर सिल्वर पर काले रंग की परत है वो बन जाता है संक्षारण वजह से, तांबे पर हरे रंग की परत बनता है, और लोहे पर भूरे रंग की परत है वो बनता है। सीजीपीएससी में 2016 में इसको पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फाइड है, फिर मरकरी सेकेंड सल्फाइड है, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो दोस्तों रासायनिक दृष्टिकोण से जो सिंदूर होते हैं वो मरकरी सेकेंड सल्फाइड आयन होते हैं, है ना। इसको सीजीपीएससी के द्वारा 2015 में इस प्रश्न को है वो पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन गैस चक्र नहीं है? N2, O2, C2 या फिर H2? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी है, जो H2 है वो है जो गैस का चक्र है वो नहीं बनाता, क्योंकि ये पानी के साथ में रहता है। बाकी अलग है, कार्बन का है, ऑक्सीजन है, या फिर नाइट्रोजन, इनका जो है वो चक्र है वो पाया जाता है प्रकृति में, चक्र के रूप में ये पाया जाता है, इनका चक्रण होता रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? क्लोरो यौगिक, फ्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, या फिर ब्रोमो यौगिक? तो लहसुन में जो विशिष्ट प्रकार का गंध है दोस्तों वो किसके वजह से रहता है? तो ये होता है सल्फर यौगिक के वजह से है वो रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित है? क्रोमियम, निकिल और लोहा, निकिल, लोहा और कार्बन, लोहा, कार्बन और तांबा, या फिर ऑप्शन डी लोहा, क्रोमियम और कार्बन? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, निकिल और लोहा है वो उससे मिलकर बनता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तांबा एवं निकिल, तांबा एवं टिन, तांबा एवं जस्ता, या फिर तांबा, जस्ता एवं निकिल? तो यहाँ पर कौन कौन से धातु है दोस्तों? तो आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तांबा एवं जस्ता से पीतल है वो बनता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पेंसिल का लेड है। पेंसिल का लेड क्या है दोस्तों? लकड़ी का कोयला या फिर ग्रेफाइट या फिर लैंप ब्लैक। तो जो पेंसिल रहता है दोस्तों उसमें जो ब्लेड लगा रहता है बीच में जिसे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट से है वो मिलकर बना हुआ रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम या फिर लोहा? तो सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला जो तत्व है दोस्तों वो होता है आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चांदी। क्योंकि जो ज्ञात धातु है दोस्तों उसमें सबसे अधिक विद्युत की चालकता चांदी की ही रहती है। जितने भी अभी तक ज्ञात है उसमें सबसे ज्यादा चांदी है, उसकी जो विद्युत चालकता है वो सबसे ज्यादा रहते हैं। इसको सीजीपीएससी में 2011 में इस प्रश्न को पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है? एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या फिर टिन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रोमियम है जो जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त है वो किया जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है। तो गैल्वेनीकृत लोहा उसमें किस चीज का लेप होता है दोस्तों? गैलेना का, एल्यूमिनियम के, या फिर चांदी के, या फिर जस्ते का? तो यहाँ पर और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी जस्ते का। गैल्वेनीकृत लोहे पर जो लेप लगाया जाता है वो जस्ते का होता है, क्योंकि गैल्वेनीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें लोहे में अधिक सक्रिय धातु क्या रहता है? जस्ता की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे क्या होता है लोहे में जंग लगने की दर है वो बहुत कम हो जाता है। इस वजह से जो जस्ता के लेप है उसको लगा दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? शीशा, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम या फिर यूरेनियम? तो यहाँ पर जो अंतिम उत्पाद रहता है दोस्तों वो क्या होता है? आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शीशा, है ना। क्योंकि जो शीशा है आपका यहाँ पर यही इसी की वजह से अंतिम उत्पाद के रूप में है वो यूरेनियम से निकलता है। इसका विघटन होने के बाद सिर्फ शीशा है वही बचता। 2013 में इस प्रश्न को पूछा गया था सीजीपीएससी में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, माइका है। माइका क्या है? ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक, या फिर ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक?
तो यहाँ पर माइका एक प्रकार से है दोस्तों ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालता है वह है जिंक, सोडियम, पोटेशियम या फिर कैल्शियम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा जिंक। चलिए अगला प्रश्न है आपके बीच में। यहाँ पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अधात्वीय द्रव्य है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या फिर आयोडीन। तो यहाँ पर जो अधात्वीय द्रव्य है दोस्तों उसमें आपका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा ब्रोमीन। इसको सीजी व्यापा में 2017 में इस प्रश्न को है वो पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तांबा, यूरेनियम, एल्यूमिनियम या फिर चांदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो सबसे भारी धातु है वो होता है यूरेनियम होता है, क्योंकि यूरेनियम का जो परमाणु भार है दोस्तों वो होता है 235 और 238 है वो रहता है। यहाँ पर 235 और 238 है ना, इनका जो परमाणु भार होता है जिसकी वजह से यह क्या है एक भारी तत्व है वो रहता है तांबा और चांदी और एल्यूमिनियम की अपेक्षा यहाँ पर, है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से आपका नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए Al2O3। ये नीलम जो रूबी है उसका रासायनिक सूत्र था। इसको बिहार पीएससी 2013 में 2020 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कथन और स्टेटमेंट वाला दिया है। तो यहाँ पर कथन क्या है? यह है सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है और कारण दिया है धातु सोडियम वायु प्रवाह होने पर कर जाती है। यहाँ पर इसका क्या कारण है दोस्तों? तो गलत है या फिर सही है? तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन है वो बिल्कुल सही है। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में किया जाता है कि अगर पानी में डाल के रखेंगे दोस्तों वो ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन सोडियम में इसको रखा जाता है जिसकी वजह से वह सुरक्षित रहता है। लेकिन जो धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर वायु के संपर्क में आएगा तो ये गलता नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? पारा, पानी, ईथर या फिर बेंजीन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है वो होता है? तो यहाँ पर इसका जो क्या है दोस्तों तांबा, सीसर, पारा या फिर जस्ता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही है पारा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 95 नंबर का 95 है क्वेश्चन है उसमें से लिया गया था उसमें, और आपका यहाँ पर का जो प्रश्न है वो है आपका 35वां नंबर का प्रश्न है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पारा की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। ये आंखों के लिए शीतल या फिर ये चमकदार रोशनी देते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। क्योंकि जो सोडियम वाष्प लैंप है दोस्तों वो प्रायः जो सड़क है ना उसमें प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि इनका जो प्रकाश है वो एक वर्णी प्रकार का रहता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर इसमें क्या है जो विभक्त है वो नहीं होता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं इसका प्रयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में है? लेड, निकेल, पारा या फिर टिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्य अवस्था में जो पारा है वो है ना 24 डिग्री से 27 डिग्री तापमान पे जो कमरे का तापमान होता है उसमें यह द्रव्य अवस्था में है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है? सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियॉन, पारा वाष्प तथा आर्गन या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियॉन। तो यहाँ पर प्रतिदीप्ति नली में दोस्तों आपका आ जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पारा वाष्प तथा आर्गन है वो
होता है, क्योंकि प्रतिदीप्ति नली है दोस्तों जिसको फ्लोरोसेंट लैंप बोलते हैं, इसमें निम्न दाब युक्त जो है वो इसमें निम्न दाब रहता है, उसमें पारा का और वाष्प के रूप में, और आर्गन गैस है वो भरी रहती है, जो कभी कभी क्या करते हैं जिनान, नियान और क्रिप्टान का भी इसका है वो बाद में प्रयोग कर सकते हैं प्रतिदीप्ति नली के रूप में, लेकिन ज्यादातर है वो उसका उपयोग किया है पारा है वाष्प के रूप में और आर्गन है उसको डाला जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च घनत्व, उच्च द्रवणता, उच्च संचालन शक्ति या फिर उच्च विशिष्ट ऊष्मा। तो यहाँ पर पारे का जो तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है तो उसको कारण क्या है, उच्च संचालन शक्ति है वो इसमें निहित होता है, क्योंकि पारे का जो साधारणतः जो तापमापी यंत्र है उसमें व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो ऊष्मीय प्रसार की दर है वो उच्च होता है, जो ऊष्मीय प्रसार है उसकी जो दर है वो क्या होता है, उच्च होने की वजह से इसको प्रयोग में लाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वह है चूने का पत्थर, पिंच ब्लेड, मोनाजाइट रेत या फिर हेमेटाइट। तो जो लोहा से दोस्तों क्या पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन डी है बिल्कुल सही जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट है से दोस्तों क्या है, लोहा वो उसको प्राप्त किया जाता है। ये इसका जो हेमेटाइट है वो लोहे का अयस्क होता है, इससे ही प्राप्त किया जाता है अच्छे किस्म के लोहे को। और मोनाजाइट रेत से थोरियम, यहाँ पर जो मोनाजाइट रेत है दोस्तों उससे थोरियम है उसको प्राप्त किया जाता है। और आपका जो पिंच ब्लेड है उससे यूरेनियम है प्राप्त किया जाता है। साथ में जो चूने का पत्थर होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी मात्रा रहते हैं, है ना। जो चूना है उसको सीमेंट बनाने में उपयोग है किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सूची 1 दी है और सूची 2 दी है, उसको सुमेलित करना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर धातु दिया है और उसका गुण धर्म दिया हुआ है, तो उसको यहाँ पर मिलान करना है। तो देखिए यहाँ से आपका मिलान करने पर क्या करते हैं, जो सोडियम है ना, वो सोडियम है वो किस में आ जाएगा आपका, यहाँ पर जो सोडियम है वो आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सोडियम को, क्योंकि यह नर्म होता है। और आपका जो पारा है वो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है। जो चांदी है ना, चांदी है वो विद्युत का अच्छा सुचालक है, और शीशा है वो ऊष्मा का कुचालक है वो होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है आपका, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन से मुख्य खनिज का प्रयोग होता है, हेमेटाइट का, लिग्नाइट का, बॉक्साइट का या फिर मैग्नीटाइट का। तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा उपयुक्त अयस्क होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम है उसको प्राप्त किया जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपका एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट का जो फॉर्मूला तो रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O, ये आपका बॉक्साइट है उसका फॉर्मूला होता है। और इसी में जो आपका एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क होता है, जिससे एल्यूमिनियम को क्या कहते हैं, जल योजित ऑक्साइड के रूप में प्राप्त है वो पाया जाता है और उसमें से निकाल लिया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से, कॉपर सिनेबार से, जिंक है कैलामाइन से और आयरन है हेमेटाइट से। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉपर है वो सिनेबार से दिया हुआ है वो सुमेलित नहीं है। बाकी एल्यूमिनियम है बॉक्साइट है उसका प्रमुख है, उसको तो जिंक का कैलामाइन अयस्क होता है, और आयरन है वो हेमेटाइट का अयस्क होता है। लेकिन कॉपर उनका सिनेबार है वो अयस्क नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज। तो यहाँ पर जो जल से जो कम हल्का होता है दोस्तों वो क्या है, आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम है। जो क्योंकि जो सोडियम का आपेक्षिक घनत्व है दोस्तों वो होता है 0.97% होता है, जो जल से हल्का होने के कारण यह जल पर क्या करता है, तैरने लग जाता है। और जैसे अगर सोडियम अगर जल में जाता है तो दोस्तों वहां पर विस्फोट भी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला है वो दोस्तों वो क्या है, तो यहाँ पर आपका जो भारी जल है उसका रासायनिक फॉर्मूला है, आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, D2O। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में इसका खनन होता है यहाँ तो बेलाडीला है दोस्तों, यहाँ पर लौह अयस्क है उसको प्राप्त किया जाता है ना, छत्तीसगढ़ में ही है यहाँ पर। तो हेमेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट या फिर मैग्नेटाइट। तो यहाँ पर जो लौह अयस्क है जिसको बेलाडीला से खनन में प्राप्त किया जाता है, तो उसमें किस प्रकार का जो लौह अयस्क है वो पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, हेमेटाइट प्रकार का जो लौह अयस्क है वो बेलाडीला से है वो प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है, एल्यूमिनियम, सीमेंट, उर्वरक या फिर फेरो मैग्नीज। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट को कच्चा माल के रूप में उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि बॉक्साइट है ना, इसका प्रमुख अयस्क रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज या फिर तांबा। तो यहाँ पर जो मिश्र धातु नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तांबा है वो मिश्र धातु नहीं है, बाकी स्टील, पीतल और ब्रॉन्ज ये मिश्र धातु है, लेकिन तांबा है वो नहीं है, क्योंकि तांबा तत्व मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये अभी पर यहाँ पर मिश्र धातु के रूप में नहीं रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर तो जल गैस है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो जल गैस है दोस्तों आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, CO+H2 है वो जल गैस के रूप में होता है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं दोस्तों। यहाँ पर 49वां नंबर का प्रश्न है, तो कथन और कारण दिया है, उसमें आपको बताना है क्या है, कौन सा आंसर है वो सही है। तो कथन क्या दिया है दोस्तों, जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है, और कारण दिया है यशद में उपचयन क्षमता है वो दिया है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और जो कथन का जो कारण है वो स्पष्टीकरण है वो करता है। चलिए आज के अंतिम प्रश्न 50वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 50वां प्रश्न क्या है, जल के लिए पीएच मान होता है लगभग 0, लगभग 7, लगभग 5 या 5 से कम, या फिर लगभग 8.5 या उससे अधिक। तो यहाँ पर दोस्तों जो जल का पीएच मान है वो तो लगभग 7 होता है, और 7 से कुछ ज्यादा होता है। तो ये आपका ऑप्शन भी है वो बिल्कुल सही हो जाए। तो दोस्तों ये 50 प्रश्न आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।